अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और स्वागत है फिर से आपका। इस्तकबाल करता हूं मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हो। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ये एक सब्सक्राइब बहुत सपोर्ट करता है। तो चलिए बढ़ते हैं। ये 2014 का ये पेपर है। आप हमें सपोर्ट कीजिए प्लीज़, और हमारे चैनल शेख ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए। चलो बढ़ते हैं। इसी वीडियो के साथ साथ देखते हैं आज 2014 का पेपर सोल्व होने वाला है। ये फरवरी 2014 का पेपर है। इसी के साथ देखते हैं हम इस सवालों के साथ। आपको तो पता ही है, उम्मीदवार मंदरजा झील हिस्सों के सवालों के जवाब सिर्फ तभी देते हैं अगर उन्होंने ज़बान यानी जो हम भाषा देखते हैं वो एक होती है, तो ही हम इस पेपर को सोल्व करते हैं। और रही 2 की बात, तो जो 2 है, जो हिस्सा जो 2 होता है, वो हम पूरी सीरीज़ के साथ आपको अगली वीडियो में करा देंगे। अगर ये सीरीज़ ज़बान 1 की मुकम्मल हो जाती है तो हम ज़बान 2 की सीरीज़ को मुकम्मल करेंगे। चलो देखते हैं। हिदायत दिए गए शायरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 से 96 तक के सवाल है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ना सुनो गर बुरा कहे कोई, ना कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई, कौन है जो नहीं हाजतमंद किसी के हाजत रवा करे कोई। सबसे पहले 91 का ये जो सवाल है वो सवाल देखते हैं। नंबर 1, इब्ने मरियम किसे कहते हैं? तो इब्ने मरियम जो इसका सवाल का जवाब है वो है 4 नंबर का, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्ने मरियम कहा जाता है। इसी के साथ दूसरा सवाल देखते हैं हम। अगर कोई किसी को बुरा कहे तो क्या करना चाहिए? अब अगर कोई किसी को बुरा कहता है तो क्या करना चाहिए? जैसे हमने शायरी इक़्तिबास में पढ़ा कि कहे कर बुरा कोई, तो उसे बुरा नहीं कहना चाहिए। तो बुरा भला कहना चाहिए, समझना चाहिए, शौक़ से सुनना चाहिए, तो सुनना नहीं चाहिए। ना सुनो गर बुरा करे कोई, ना सुनो गर बुरा कहे कोई। यहाँ पे देख सकते हैं हम, ना सुनो गर बुरा कहे कोई। इसी के साथ शायर खता करने वालों के साथ क्या करने के लिए कह रहा है? तो शायर खता करने वालों के साथ कह रहा है कि उसे बख्श देना चाहिए। बख्श दो अगर खता करे कोई। यहाँ पे देख सकते हैं हम, बख्श दो अगर खता करे कोई। गलत रास्ते पर चलने वालों के साथ क्या करना चाहिए? तो अगर कोई गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसे रोकना चाहिए कि गलत रास्ते पर ना जाए। उसी के साथ अगला सवाल, शायर ने हाजतमंदों के लिए क्या करना को कहा है? यानी जो ज़रूरतमंद है, जो हाजतमंद है, उनके लिए क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, उनके लिए क्या करना चाहिए? तो हाजतों को पूरी करना चाहिए, उनकी जो ज़रूरियात है उसे पूरा करना चाहिए। हाजत के मानी क्या होते हैं? देखो मैंने पहले ही बता दिया कि हाजत यानी ज़रूरत होती है। तो हाजत के मानी क्या होते हैं? हाजत के मानी होता है ज़रूरत, है ना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हिदायत नीचे दिए गए इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। देखो अगर आप नए हो इस चैनल पर तो आए हो तो प्लीज़ शेख ब्रदर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप सीटेट क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल में आपका बहुत मददगार साबित होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर, मौलाना मोहम्मद अली बचपन से ही बहुत होशियार और पढ़ने के शौकीन थे और बहुत तेज़ दिमाग के भी थे और रामपुर में इब्तिदाई तालीम हासिल की थी। यहाँ पे अब डायरेक्ट हम सवाल जवाब पढ़ते हैं और इसके सवालों के जवाब देते हैं। मोहम्मद अली ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? तो मोहम्मद अली ने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? तो हमने देखा कि रामपुर से इब्तिदाई तालीम उन्होंने हासिल की थी। यहाँ पे हम ऊपर देख सकते हैं कि उन्होंने इब्तिदाई तालीम रामपुर से ही हासिल की है। हो सकता है ये पैराग्राफ आपको ज़्यादा समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि ये जब पहले पेपर होते थे तो वो इब्तिदाई तौर पर हाथ से लिखे जाते थे, लेकिन अब जो कंप्यूटर टाइप होता है तो कंप्यूटर से होते, तो ये हाथ से होते, इसलिए आपको हो सकता है पैराग्राफ पढ़ने में दिक्कत हो, तो आप सीधे जवाबात भी देखते हुए चल सकते हैं। वो मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए कौन से मुल्क गए? अब मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए वो कौन से मुल्क गए? तो वो गए थे, इंग्लिस्तान गए थे। अगर आप ध्यान से पैराग्राफ पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वो इंग्लिस्तान में मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए गए थे। देखो यहाँ पर भी दिया हुआ, इंग्लिस्तान से लौटने के बाद वो कहाँ के मुलाजिम हो गए? तो वो जब लौटे तो रियासत बड़ौदा के वो मुलाजिम हो गए, है ना।
उसी के साथ अब अगला सवाल देखते हैं, मोहम्मद अली ने मुलाजमत क्यों छोड़ दी। तो मोहम्मद अली ने मुलाजमत क्यों छोड़ दी, तो मोहम्मद अली ने मुल्क व कौम की खिदमत करने की वजह से मुलाजमत छोड़ दी थी। उन्हें बहुत शौक़ था मुल्क की खिदमत करने का और वो एक वतन परस्त भी थे। मोहम्मद अली ने कौन से 2 अखबार निकाले। मोहम्मद अली ने 2 अखबार निकाले, कॉमरेड और हमदर्द। कॉमरेड और हमदर्द करके मोहम्मद अली ने 2 अखबार निकाले थे, जो बहुत ही उस वक्त शाये भी हुए थे और अंग्रेज़ों ने शायद पाबंदी भी लगा दी थी इसके ऊपर। जनूबी अफ्रीका में किसने अंग्रेज़ी के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। जब जनूबी अफ्रीका में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जुल्म सितम हो रहे थे, अंग्रेज़ हम पर बहुत जुल्म सितम कर रहे थे, हम हिंदुस्तानियों पर, तो किसने आवाज़ उठाई थी। तो ये आवाज़ उठाई थी किसने, तो वो देख सकते हैं हम गांधी जी ने। यहाँ पे देख सकते हैं हम जनूबी अफ्रीका में उनको काले का भेदभाव किया गया था, तो जनूबी अफ्रीका में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ गांधी जी ने आवाज़ उठाई थी। पहली जंग अज़ीम में किसको शिकस्त हासिल हुई। पहली जो जंग अज़ीम हुई थी उसमें तुर्कियों को शिकस्त हासिल हुई, जो तुर्की थे वो उनको शिकस्त हासिल हुई थी। मोहम्मद अली ने कौन सी तहरीक चलाई। अब बात आती है मोहम्मद अली की, तो मोहम्मद अली ने कौन सी तहरीक चलाई, तो खिलाफत तहरीक चलाई। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने खिलाफत तहरीक चलाई। इसका राइट जो जवाब है वो है 4 नंबर का। शिकस्त का मुज़्ज़ात क्या होता है। मुज़्ज़ात देखिए कि शिकस्त यानी हार होना, तो शिकस्त का मुज़्ज़ात होगा फ़तेह होना। 105 का 1 रहेगा, क्योंकि शिकस्त यानी हार जाना और फ़तेह यानी जीत जाना। अब इसी के साथ हम पेडागोजी देखते चलते। ये पेडागोजी जो होता है वो सब पेपरों में सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सिर्फ हमारी समझ की पहल करनी होती है। हमको समझकर अगर हम पहल करते हैं और समझकर जो जवाब देते हैं, तो इसमें हम मज़ीद नंबरात हासिल कर सकते हैं। पेडागोजी बहुत से बच्चों को पेडागोजी में ही मुश्किलात जाती है। क्या ये पैराग्राफ और ये जो इक्तिबास होता है इसको तो हम देख कर लेते हैं, लेकिन ये जो हम पेडागोजी करते हैं वो थोड़ी हमको मुश्किलात में जाती है। वो किस लिए, क्योंकि वो समझने पर होता है। बच्चों की हमको साइकोलॉजी समझनी होती है। बच्चों की साइकोलॉजी समझकर हमको इसके जवाबात देने होंगे कि बच्चा जो है वो प्राइमरी लेवल का है, उनकी क्या सोच हो सकती है इस तरीके से। नंबर देखते हैं, तरसील की लिसानियाती थ्योरी। तरसील यानी जो तरसील होता है, तरसील सीखने की भाषाई स्किल होती है। तरसील की लिसानियाती थ्योरी में ज़बान का मकसद ज़ाब्ताबंदी करना है, इससे मुराद है। अब तरसील की लिसानियाती थ्योरी, लिसानी यानी जो बोलने की थ्योरी होती है। बोलना अगर हम उर्दू ज़बान सीख रहे हैं तो ज़बान का जो मकसद में ज़ाब्ताबंदी करना होता है। ज़ाब्ताबंदी करके हम ज़बान का ज़ाब्ताबंदी करते हैं। जब अगर हम ज़बान को किसी एक मुसलसल तहरीक में सीख रहे होते तो हम ज़बान को ज़ाब्ताबंदी में करते, तो इससे क्या मुराद है, मतलब ज़ाब्ताबंदी से क्या ताल्लुक़ दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़बान को दूसरे की तर्ज़ अमल पर ताबूत पाने के लिए इस्तेमाल करना। उसी के साथ 2 नंबर देखते हैं, ज़बान की तरसील के इस्तेमाल करना। नंबर 3, अहले ज़बान के तलफ़्फ़ुज़ को तक़लीद करना। तक़लीद करना यानी नकल करना, यानी अहले ज़बान जो बड़े हैं उनके तलफ़्फ़ुज़ का नकल करना। ज़बान को सीखने और दरियाफ़्त करने के लिए इस्तेमाल करना, कि भाई हमने जो ज़बान सीखी है उसको और जो दरियाफ़्त करना है जो हम सीखने वाले हैं उसके लिए। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो होगा ज़बान के दूसरों के तर्ज़ अमल पर ताबूत पाने के लिए इस्तेमाल करना। यानी तरसील की लिसानियती थ्योरी में ज़ाब्ताबंदी ऐसी है कि हमारी जो बोलने की महारत है वो दूसरों पर इस तरह की असरअंदाज होनी चाहिए कि सुनने वाला हमको बगौर सुने। यानी अगर तालिब इल्म को हम कुछ हिदायत दे रहे हैं तो हमको मुसलसल सुनता ही रहे, वो ऐसे खो जाए हमारे। मिसाल के तौर पर अगर हम बच्चे को कहानी सिखा रहे हैं तो कहानी सिखाते वक्त हमको ऐसे तर्ज़ नज़र से सिखाए कि हमारी कहानी को बगैर सुने। अगला सवाल देखते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें यानी ज़बान बहुत सी ज़बानें बोलने वाले तुलबा पर मुश्तमिल क्लास में तदरीस की अमल को हम आहंग रखने के लिए मंदरजा झेल कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। अब भाई कभी कभार क्या होता है कि बहुत सी ज़बानें अलग अलग बोलने वाले बच्चे आते हैं। जैसे अगर हमारी क्लास में तो उर्दू मीडियम में हो सकता है हिंदी वाला बच्चा आ जाए, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा आ जाए, या फिर जो अदर भाषाएँ अदर स्टेट की होती है जैसे यूपी की, बिहार की, कोई अलग अलग भाषाएँ होती है, हिंदी एकदम मजबूत हिंदी हो जाए, या फिर वो कोई और भाषा जानता हो जैसे मराठी हो जाए, है ना। तो अगर वो भाषा हमारी क्लास में अलग अलग बच्चे हैं
और हमको उनको सिखाना है तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, तो उर्फ़ ज़बान का इस्तेमाल ना किया जाने पर किसी एक की सहूलत से महरूम करना, उन्हें महरूम रखना कि भाई जैसे मराठी वाला बच्चा है तो उनको मराठी में बिल्कुल भी बताओ ना। नंबर 2, मादरी ज़बान का अक्सर व बेशतर इस्तेमाल करने की इजाज़त, यानी मादरी ज़बान को कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हो, हर रोज़ नहीं, कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। उर्फ़ ज़बान का मुहतियात इस्तेमाल। या फिर 4, सीखने और तरसील को फ़रोग़ देने के लिए बाज़ाब्ता बाहमी बातचीत और सरगर्मी। अगर आप विगोट्स्की, अगर आपने साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी हो, अगर वो आप समझते हो वगैरह, तो आपको पता होगा कि विगोट्स्की जो समाज से जुड़े हुए, वो कहते हैं कि बच्चों को परस्पर क्रिया करनी चाहिए। जो क्रिया अगर वो करते, बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो अगर हम इसका जवाब देखें तो विगोट्स्की जो होता है, विगोट्स्की के हिसाब से ये जवाब इसका राइट होना चाहिए कि भाई बच्चा अपने दोस्तों से बातचीत करके बहुत कुछ सीखता है। तो यही होना चाहिए इसका सही जवाब। आमोजिश का सफ़र आसान से पेचीदा की तरफ होता है। जैसे अगर सीख रहे, यानी सिखा रहे या सीख रहे, तो उसका सफ़र सबसे पहले हम आसान देते हैं, जैसे अली, बे, ते वगैरह वगैरह हम पढ़ाते। उसके बाद दो उर्फ़ों का जोड़, तो 3 उर्फ़ों का जोड़, फिर जुमला देते। तो इसी तरह आमोजिश का सफ़र आसान से पेचीदा की तरफ होता है। अगर किसी तालिब इल्म की वजह से बुनियादी बातें नहीं सीख पाई तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि भाई अगर वो नहीं सीख पाया तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या मुनासिब होगा उसके लिए। तो देखते हैं इसी के साथ, बराह रास्त लेक्चर और या मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करने वाली तदरीस। लेक्चर सिखाना चाहिए या फिर बसरी और या मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करने वाली तदरीस, लेक्चर नहीं। देखो भाई लेक्चर से क्या होता है, बच्चा कंटाल जाता है, तो लेक्चर जितनों में नहीं है तो वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, तीसरा है बराह रास्त लेक्चर और बसरी अंदाज़ की तदरीस। हद्दे दर्जा बसरी तदरीस, लेक्चर नहीं। तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो बसरी और मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करना, यानी बसरी तरीके से सुनना, समी या बसरी तरीके का इस्तेमाल करना और तदरीस देना, लेक्चर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्लासरूम में किसी मतन अगर, क्या है ये दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। क्लासरूम में किसी मतन अगर इनकस अपनी एनिमेशन जो एनिमेशन होती है जैसे कार्टून वगैरह, और आवाज़ में बाहमी रब्त पैदा करने के लिए अमल से मुराद है, क्या अमल होना चाहिए। तो मतन की वजाहती पेशकश, मल्टीमीडिया। तो सबसे बेहतर होगा मल्टीमीडिया। ये जो आजकल के मल्टीमीडिया होते हैं, जैसे वीडियो में दिखाना, ऑडियो में सुनाना, ऐसे जो आजकल तो स्मार्ट क्लास में ये सब देखने को मिलते हैं, तो वो मल्टीमीडिया के प्रोग्राम से इनको सिखाया जाता है। सरकार भी बहुत मदद करती है और ये प्रोग्राम से इनको एनिमेशन दिखाया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत बआसानी से सीखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमें आपकी ताउन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए सब्सक्राइब करके हमारी आपकी खिदमत में ताउन कीजिए। क्लास में खेल सरगर्मियों के ज़रिए तलबा को ज़बान सिखाते हुए ये ख्याल रखना मुनासिब है कि ये सरगर्मी, यानी क्लास में खेल सरगर्मियाँ करा रहे हैं हम, तो तलबा को खेल सरगर्मी के साथ ज़बान सिखा रहे, तो हमें ख्याल रखना है वो सरगर्मी कौन सी ख्याल रखने जैसी है। तो देख सकते हैं हम, दरसी किताब देखने की ज़रूरत कम से कम कर दें। जो किताब, जो पाठ्य पुस्तक होती है वो कम से कम देखें। तलबा को मज़ीद अदबी मुताले पर रागिब करें कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, इसलिए रागिब करें। टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाली सरगर्मियों के मुकाबले कम लागत हो। अंदाज़कारी और उसूल के अमल से राब्त करें, अंदाज़कारी और उसूल के अमल से राब्त करें, यही इसका सही जवाब रहेगा। कवायद पढ़ने का बुनियादी मकसद है। कवायद जो होता है वो पढ़ने का बुनियादी मकसद क्या है। कवायद वही अली, बे, ते, ये कवायद में ही आता है ना। अगर आता है तो यस करके कमेंट कीजिए और नहीं आता है तो नो करके कीजिए। कवायद पढ़ने का बुनियादी मकसद है, तो यहाँ देख सकते हैं हम कवायद पढ़ने का बुनियादी मकसद क्या है। नंबर 1, तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर और दुरुस्त करना। आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना। आमोज़गारों की तरसीली सलाहियत में इजाफ़ा करना, तो कवायद का मतलब ही ये है कि आमोज़गारों की इजाफ़ी मालूमात या सलाहियत में इजाफ़ा करना, बाकी सब
रॉन्ग हो गए। आमोज़गारों को इल्म को महफूज रखने की सलाहियत में बेहतरी करना, आमोज़गारों की तफ़हीम करने की सलाहियत का अंदाज़ा लगाना। अगला सवाल, क्वाइस सिखाने के मौजूदा तरीके में ज़ोर दिया जाता है। क्वाइस सिखाने के मौजूदा तरीके में ज़ोर दिया जाता है तो क्वाइस उस वक्त सिखाने पर जब आमोज़गार अहले 2 सीखना शुरू कर देता है, यानी जैसे ज़बान 2 सीख रहा हो तब उसको क्वाइस पर ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। क्वाइस बजाते खुद पढ़ाने पर कि वो खुद से क्वाइस पढ़े इसलिए होना चाहिए। क्वाइदी उसूलों की मश्क पर तो सबसे बेहतर ये होगा कि क्वाइस की उसूलों की वो मश्क करे, ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करके वो खुद ही अपने आप को बेहतर बनाए। दर्जा 4 यानी क्लास जो 4 में सानवी ज़बान पढ़ाने के लिए ज़बान से मुताल्लिक सवालों का इंतखाब करते हुए मंदरजा झेल किस बुलत को महफूज रखता है। यानी अगर क्लास 4 में तुलबा को सानवी ज़बान यानी सेकंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाने के लिए ज़बान से मुख्तलिफ सवालों का इंतखाब किया गया है तो उसमें किस पर मफलूज़ रखना चाहिए। नंबर 1, गैर वाज़ेह ज़बान का इस्तेमाल, सवालों का हिजाब देने के लिए कितने लफ्ज़ इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या फिर मुनासिब रेलकम्स आज़माइशी ज़बान। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा वो मुनासिबत होगा। मुनासिबत क्योंकि उनकी मुनासिब उनकी आयु उनकी उम्र के हिसाब से ही सवालात होना चाहिए। अगला सवाल, ज़बान सीखने के ताल्लुक़ से लग़वी नशोनुमा यानी लेक्सिकल डेवलपमेंट से मुराद है। तो ये सबसे बिल्कुल समाजी ज़ाती वगैरह नोयत के अल्फाज सिखाना, ज़बान सीखने की तरगीब से, कवायद सीखने के एक मरहले से, नहवी साख्ती की तफ़हीम से। तो जहाँ पर समाज जाति वगैरह की नोयत के अल्फाज सिखाना, जहाँ पर भी समाज से मुताल्लिक़ बात आती है वो बच्चों के लिए बहुत मुफीद होता है क्योंकि समाज एक सीखने में एक अहम ही सरगर्मी अदा करता है। स्कैनिंग करते हुए कोई तालिब इल्म क्या कर रहा होता है। स्कैनिंग जो होता है वो करते हुए एक तालिब इल्म क्या करता है। स्कैनिंग जो हम सरासरी तौर पर नज़र डालते हैं, ये पिछले पेपर में भी मैंने आपको बताया था कि सरासरी तौर पर नज़र डालना बेहद ज़रूरी है। तो ज़रूरी और मुनासिब मालूमात को पढ़कर तहरीक में लाना, जो ज़रूरी और मुनासिब है वही मालूमात को पढ़कर तहरीक जो हम लिख रहे हैं उसमें लाना। नंबर 2, मालूमात को तरतीब देने की गर्ज से किसी तहरीक को समझाने के लिए पढ़ना, यानी मालूमात की गर्ज से हमने किसी मालूमात को तरतीब देने की गर्ज से किसी तहरीर को समझने के लिए पढ़ना, या फिर किसी तहरीर का बुनियादी मौजू ख़यालात या खुलासा मालूम करने के लिए उस पर तेज़ी से निगाह डालना। नंबर 4, किसी तहरीर की गैर ज़रूरी तफसीलात को नज़रअंदाज करते उस पर पेश करदा मखसूस वजूहात की निशानदही करने के लिए उस पर गहरी निगाह डालना। तो सबसे बेहतर आंसर होगा इसका, राइट आंसर होगा मालूमात को तरतीब देने की गर्ज से किसी तहरीर को समझने के लिए। जब समझने की बात आ जाती है वहाँ पर जवाब हमारे बहुत सही जाना चाहिए। तो मालूमात को समझने की गर्ज से उस पर नज़र डालना, यही सरासरी नज़र स्कैनिंग का मतलब होता है। मुख्तलिफ मौज़ूआत जिनमें से बाज़ नामानूस हो पर बहस मुबाहिसों में हिस्सा लेने और मौसर अंदाज से इज़हार ख़याल करने का ताल्लुक़ है। यानी मुख्तलिफ मौज़ूए वगैरह अलग अलग मौजू दिया गया है, उसमें बाज़ नामानूस मौजू भी है जो बिना काम के लेकिन बहस व मुबाहिसा में उसका हिस्सा है और असर देखने को मिलता है। तो उसके ख़याल से क्या ताल्लुक़ रखता है। तो नंबर 1, किसी तहरीक को एक मुख्तलिफ नुक्ते नज़र से दोबारा लिखने से, ज़बानी तरसील से, पढ़ने से, इंटरनेट की सर्निंग से। तो ज़बान की तरसील से, यही इसका सही होगा। ज़बान की तरसील से हम जो नामानूस अल्फाजों को बहस व मुबाहिसा में डालते हैं उससे ज़बान की तरसील सीखते हैं। आमोज़गारों की सलाहियत और रवैये का अंदाज़ करने के लिए मौसर तरीन तरीक़ा है। आमोज़गारों की सलाहियत और रवैये का अंदाज़ करने के लिए क्या मौसर तरीक़ा है, यानी जो ज़बान को सीख रहा है, उर्दू ज़बान की जो सीख रहा है उसकी सलाहियत और उसका जो रवैया है उसके अंदाज़ के लिए क्या एकदम बेहतर तरीक़ा होगा। तो पोर्टफोलियो, अगर आपने जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर आपने डेवलपमेंट या इन्वायरमेंट की स्टडी अच्छे से की हो, अगर उसको अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें आपने पोर्टफोलियो भी पढ़ा होगा। पोर्टफोलियो एक ऐसा होता है जिसमें बच्चों की बारीक से बारीक नशोनुमा को नोटिस किया जाता है। तो पोर्टफोलियो एक बहुत ही असरअंदाज होता है। तो अगर आमोज़गारी की सीखने की और सलाहियत को एक अगर नोट किया जाता है तो पोर्टफोलियो में किया जाता है। अगर आपने इन्वायरमेंट और माहौलियात या फिर
चाइल्ड डेवलपमेंट में ये सीखा हो तो पोर्टफोलियो आप जानते ही होगे बगैर, और इसको आप समझते भी होगे पोर्टफोलियो, है ना। बोलने की अक्सर खुल्की सलाहियत कहा जाता है, क्यों? बोलने को अक्सर खुल्की सलाहियत कहा जाता है, क्यों? तो देख सकते हैं हम, ज़बानों की क्लासरूम में तदरीसी इदराकी वसाइल के बगैर सिखाया नहीं जा सकता। जो ज़बान है उसको बगैर रूम और इमदादी वसाइल के ज़रिए सिखाया नहीं जा सकता। सिर्फ़ मादरी ज़बान ही मौसर तौर पर सिखाई जा सकती है, तो ये भी भाई सही नहीं है। सेहतमंद इंसान उमूमन कुदरती तौर पर बोलने की सलाहियत हासिल करता है। उस्ताद उमूमन तुलबा से तवक्का करते हैं क्योंकि वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे। तो सेहतमंद कुदरती तौर पर उमूमन ज़बान सीखता है। अगर देखो जहन पाकीज़ा हो, जहन अगर अच्छा हो इंसान का और तबीयत भी अच्छी हो, तो उसका सीखने में कुदरती तौर पे किरदार अदा होता है। आप स्कूल के बारे में लोगों के इजहार ख़याल के 5 मुख्तसर इक़्तिबास सुनेंगे। एक टीचर्स ने काम दिया है और वो टीचर उस्ताद सुनना चाहता है कि भाई लोगों के इजहार ख़याल के बारे में 5 मुख्तसर इक़्तिबासात सुनेंगे। मंदरजा झील बयानात को पढ़िए और फिर ए से जिम तक हर बयान को 1 से 5 तक मुकर्रर इजहार ख़याल से मिलाकर देखिए। आपको ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुनाई जाएगी। ये सरगर्मी हुर्फ़ ज़बान की खाली जगह से ताल्लुक़ रखती है। तो ये क्या होता है कि सुनने की महारत को तेज़ करने के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले बच्चों को सुनाई जाती है ए से या तक रिकॉर्डिंग, फिर वो रिकॉर्डिंग पे वो खुद भी बोलते हैं और फिर उनको दोबारा सिखाया जाता है, फिर अपनी गलतियों को इस्लाह करते हैं। तो देखिए कि सुनने से पहले पढ़ने का अमल है, सुनने का अंदाज़ा करने वाला अमल है, या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने की मश्क है। सीखने के अमल जो तुलबा की सलाहियतें मखसूस है। तो सुनने का अंदाज़ा करने वाली सरगर्मियाँ, मैंने पहले ही कहा कि सुनने की सलाहियत को तरक्की देने के लिए, सुनने का अंदाज़ा करने के लिए ये सरगर्मी की जाती है। आखिरी सवाल है, उस्ताद को यह मालूम करने में मदद देने के लिए दर्ज झेल दूसरी के तुलबा किस सतह की तहरीर को अपने तौर पर पढ़ सकते हैं। एक तरीका ये देखना भी है कि वो दूसरी क्लास का तुलबा है वो किस सतह पर पढ़ सकता है। तो छुपे हुए लफ्ज़ों को देखकर पहचान सकता है और उंगली वही रखते जहाँ दिक्कत पेश आती है, यानी पढ़ते पढ़ते जहाँ पर उनको तकलीफ़ पेश आती है वहाँ पर उंगली रखते हैं। या फिर बाहमी राब्ता कायम करने के लिए ज़माइर और हुर्फ़ अतफ़ वज़ाहती का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर पैराग्राफ़ों की तरतीब को बयान से मिलाकर देख रहे, एक पैराग्राफ से खुलासा पेश कर रहे। तो सबसे राइट आंसर इसका ये होगा कि बच्चों को जहाँ पर दिक्कत आती है वहाँ पर दूसरी क्लास का बच्चा है तो वहाँ पर दिक्कत आती है, वहाँ पर रुक जाता है, फिर सर उसको मुदर्रिस उसको बताता है, उसकी इस्लाह करता है और तालिब इल्म उसी के साथ आगे बढ़ता है। यहाँ का ये हमारा ये ख़त्म होता है। इसी के साथ अलविदा दोस्तों, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक दूसरे लेक्चर के साथ, दूसरे किसी पेपर को सोल्व किए के साथ। अब आपको हम अगले लेक्चर में फरवरी अभी 2014 का ये पेपर था, अब हम आपको सितंबर 2014 का पेपर सोल्व कराएंगे। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ताउन मुतय्यन कीजिए।